नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की। चुनाव के परिणाम अभी आए नहीं हैं। 8 फरवरी को मतों की गिनती होनी है, चुनाव के परिणाम आने हैं, लेकिन विपक्ष का रोना अभी से शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग शिकायत के लिए पहुंच जाते हैं, तो मतदान के बाद अखिलेश यादव चुनाव आयोग के लिए कफन खरीदने की बात करने लगते हैं। चुनाव में मिली हर हार के बाद जो विपक्ष पहले ईवीएम पर आरोप लगाता था, इस चुनाव के बाद चुनाव आयोग को मरा हुआ भी बताने लगा है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान विपक्ष के लिए कोई नई बात नहीं है। चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग और ईवीएम का रोने वाला विपक्ष को चुनाव जीतने के बाद ना तो आयोग से कोई शिकायत होती है और ना ही ईवीएम से। लेकिन चुनाव हारते ही इनके लिए ये दोनों विलेन हो जाते हैं। ईवीएम पर उठ रहे सवालों और शंकाओं को चुनाव आयोग ने दूर करने की हर संभव कोशिश की है। एक बार नहीं, कई बार कोशिश की है। 7 जनवरी को चुनाव की घोषणा के दौरान भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम से जुड़ी हर शंकाओं को दूर किया और हर आरोप का जवाब भी दिया। शायद इसीलिए विपक्ष के पास अब ईवीएम के खिलाफ जब कुछ बोलने को नहीं रहा तो वह आयोग को ही मरा हुआ बताने लगे। आयोग के लिए कफन जमा करने की बात वो करने लगे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग को मरा हुआ बताया और कफन खरीदने की बात तक कह डाली। सपा प्रमुख को शायद यह लगने लगा है कि उपचुनाव में पार्टी की हार हो रही है और इसलिए वो हार का ठीकरा फोड़ने के लिए आयोग का नाम ले रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं वो बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। हालांकि सुदर्शन न्यूज अभी भी कड़े मुकाबले की बात कर रहा है और इस कड़े मुकाबले में बीजेपी को मामूली बढ़त से सरकार बनाने की स्थिति में बता रहा है। परिणाम अभी आए नहीं है, लेकिन विपक्ष की प्रतिक्रिया से जो संकेत मिल रहे हैं वो एग्जिट पोल पर मुहर लगाने के जैसा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना राजनीतिक रिवाज बन गया है, क्या विपक्ष को परिणाम से पहले ही सताने लगा है हार का डर, और क्या आयोग के सामने भी अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता साबित करने की चुनौती है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमने अखिलेश यादव की इस प्रतिक्रिया पे एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस देश का विपक्ष अपनी हार की बौखलाहट का ठीकरा कभी ईवीएम पर फोड़ता है तो कभी चुनाव आयोग को ही निशाने पर ले लेता है। जब सत्ता हाथ से फिसलती है तब तक विपक्ष के नेताओं को लोकतंत्र से शिकायत होने लगती है। जो विपक्षी पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे वो अब सीधे चुनाव आयोग को ही टारगेट कर रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार की आशंका से घबराए अखिलेश यादव अब चुनाव आयोग को ही मृत घोषित कर रहे हैं। संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, अब उसे सफेद कपड़ा भेजने की बारी है। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। ये वही अखिलेश यादव हैं जो पहले अपने ही हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब सीधा चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अखिलेश ही नहीं, चुनाव आयोग पर हमला करने वालों में आप नेता अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक एक दिन पहले केजरीवाल खुद चुनाव आयोग के दफ्तर जा पहुँचे थे। अभी हम चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं और उन्होंने हमें बताया कि नॉर्मली चुनाव आयोग साइलेंट पीरियड में मिलता नहीं है। उन्होंने एक्सेप्शन करके आज हमसे मिले। हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं। दिल्ली में मतदान से पहले जब केजरीवाल चुनाव आयोग की गोलबंदी कर रहे थे तो उसी समय आयोग ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी को आईना दिखा दिया था। तब आयोग ने कहा था कि कुछ राजनीतिक दल दिल्ली चुनाव से पहले आयोग पर जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आयोग ने आपके आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव साफ सुथरे और निष्पक्ष होंगे। यही नहीं, चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के समय भी विपक्ष के ईवीएम पर उठाए जा रहे सभी सवालों पर जवाब दे दिए थे। There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. जब ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की पारदर्शिता साबित हो चुकी है तो फिर ये विपक्षी दल आखिर क्यों हार का ठीकरा कभी मशीनों, कभी आयोग, कभी प्रशासन पर फोड़ते रहते हैं। सच्चाई यही है कि ये वही विपक्षी नेता हैं जो जब जीतते हैं
तो चुनाव आयोग सही होता है, लेकिन जब हारते हैं तो आयोग इनके लिए मर जाता है। यही विपक्ष अपनी नाकामी छिपाने के लिए कभी ईवीएम को दोष देता है तो कभी चुनाव आयोग को बदनाम करने में लग जाता है। आखिर कब तक विपक्ष अपनी हार को छिपाने के लिए लोकतंत्र की संस्थाओं की हमला और हत्या करता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जिस प्रकार से धांधलीबाजी की गई है और लगातार हमारी पार्टी की तरफ से भी शिकायत हुई थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी अपनी ट्वीट के जरिए कंप्लेन कर रहे थे, दर्ज करा रहे थे कि जिस तरह से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी मदद करके चुनाव को भरपूर तरह से प्रभावित किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है पूरी तरह से कि फिर भी समाजवादी पार्टी वहां से परचम लहराएगी और फिर विधानसभा की सीट जीतेगी। इन्हें पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते। कफन देना पड़ेगा, अर्थात सफेद कपड़ा देना पड़ेगा। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक है। जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, आरक्षण की बचाने की बात कर रहे थे, वो संविधान द्वारा प्रदत्त चुनाव आयोग के इस संस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी करके डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश में हमेशा ये परंपरा रही है कि कम से कम संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, इलेक्शन कमीशन जैसा, इसके खिलाफ में अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए। बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं अखिलेश जी, इस तरह का हल्केपन पे नहीं आना चाहिए। और कोई नई बात नहीं है। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करती हैं, ये हमने देखा है। और अब जब ये चुनाव में हारते हैं तब संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। अखिलेश यादव का बयान, उसकी जितनी कड़ी आलोचना की जाए उतनी कम है। ये कोई तरीका नहीं। तो पार्लियामेंट के भीतर कफन लेकर के पहुंच जाना और स्पीकर को कफन दिखाना, ये संसद का भी अपमान है। और जिस पार्लियामेंट में उन्होंने कफन लेकर के उन्होंने दर्द दिखाया, वो एक संवैधानिक संस्था जो चुनाव आयोग है उसका भी अपमान है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। अशोक तिवारी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से है। रमाकांत पटेल है, नेता आम आदमी पार्टी। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं और अश्वनी शाही जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पे। चर्चा की शुरुआत जो मैं सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी से करना चाहूँगा। अशोक जी, क्या ऐसा लग गया, अभी तो चुनाव के परिणाम भी नहीं आए हैं, एक तरफ आपके नेता जो बर्क हैं वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं बावजूद इसके, दूसरी तरफ जो है वो आरोप लगा रहे हैं आपके समाजवादी पार्टी के आपके जो अध्यक्ष हैं, आपके नेता अखिलेश यादव, की कफन दे देना चाहिए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर कफन लेकर के पहुंचना, ये कौन सी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं आपके नेता? जी देखिए, आपका चैनल भी एक बड़ा चैनल है, आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं। आपकी निगाहों से कोई चीज बचती नहीं है, छिपती नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता आंख मूंद के नहीं बैठी हुई है, न देश की जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि वो समझ नहीं पाती है, ना समझ है। यही शुरू करता हूं। आज जो है किस तरह से एक पांडे जी 6 बार वोट देने की बात कर रहे हैं कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, कि हम 6 बार वोट दिए हैं और जो है अधिकारी बहुत अच्छा था, सज्जन था, 6 बार हमारा वोट डलवा दिया। एक लड़का है जो कि रमेश नाम है क्या, तो वो कहता है कि हमने फर्जी मतदान किया है, हमें किसी ने जो है अपना आधार कार्ड दे दिया, हमने मतदान कर दिया। आज जब वो घिर गया बुरी तरीके से। आज 500 यानी 500 शिकायतें हम करते हैं, चुनाव आयोग के कान पे जू नहीं रेखता है। सवाल इस बात का है, चुनाव आयोग कान पे हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। देखिए मुकेश जी, ये चुनाव जो उपचुनाव होता है, ये
इस तरह का होता है कि इस पर अधिकारियों पर दबाव होता है। सरकार बदलने, इससे कुछ सरकार पर फर्क नहीं पड़ता। एक उपचुनाव से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है। अधिकारी भी जानता है कि सरकार यही रहनी है। अधिकारियों पर बेजा दबाव होता है, बुरी तरह से दबाव होता है। अधिकारी भी मनमाने तरीके से पोस्ट किए जाते हैं। उनका सूची भी प्रकाशित कर दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सूची क्रमवार कि फलाने 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 फलाने। उस सूची ही बताती है कि किस तरह के अधिकारी पोस्ट किए गए हैं। ये सारा चीज तंत्र हथकंडा अपनाया गया है। आज आईडी भी चेक की गई है पुलिस के द्वारा। तमाम ऐसे क्रम बनाए गए हैं, तमाम ऐसे जो है बेजा संसाधन अख्तियार किए गए हैं। चुनाव आयोग आज उनके बैठा हुआ है। आज किस तरह से जो है फर्जी मतदान कराया गया, सारी चीजों के बावजूद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसी बात कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? आज वो मरता क्या न करता? आज वो क्या क्या गलत कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, चुनाव आयोग का सफेद कपड़ा या कफन देना चाहिए। ठीक है, दो चीजें असल मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, आपने कहा कि फर्जी वोटिंग हुई है, शिकायत उसकी की, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट का रुख आप अपना सकते हैं, कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग के खिलाफ लोग कोर्ट नहीं जाते हैं। और चुनाव की प्रक्रिया जो है पूरी, जहां आप बटन दबाते हैं ईवीएम का, वो जगह छोड़ करके बाकी सब जगह जो है कैमरे लगे होते हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कोई 6 बार चला गया। आज के डेट में अगर कोई कह रहा है कि मैं 6 बार जाकर के अपना मतदान किया हूं, तो मुझे लगता है कि ये जो है सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपको अगर इतना विश्वास है उस बंदे के कहने पे, तो आप कोर्ट में जाकर के चुनाव को कैंसिल करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, पहली बात। दूसरी बात जो है, आप कह रहे हैं कि कफन की बात वो नहीं कर रहा है, तो भाई आप बर्क जो है आपके नेता, वो तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। यानी इतना सब होने के बावजूद जो है, ये तो पता नहीं है कि वो 6 बार वोट किसको दिया, समाजवादी पार्टी को दिया या बीजेपी को दिया या किसको दिया, ये तो नहीं तय है ना किसको वोट दिया। तो इसका मतलब आप करवा रहे हैं, तो इल्जाम आप पे मिला, क्योंकि इतना करने के बाद जो है कह रहे, आप दावा कर रहे हैं कि जीत रहे हैं हम। आपके बर्क साहब जो है दावा कर रहे हैं। हाँ, तो आप हमारी बात सुनेंगे ना। हमको जब बोला है, हमने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। सच्चाई यह है कि जनप्रवाह के आगे कितनी भी बड़ी सरकार अपना रवैया गलत अपनाए, चुनाव आयोग रवैया गलत अपनाए, सारे हथकंडे लगा दें, लेकिन हमें जनता पर विश्वास है, हमें जनप्रवाह पर विश्वास है। आम जनता हमें वोट दे रही है तो हम जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हम भी कह रहे हैं कि 8 तारीख का आने दीजिए, रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। सारे हथकंडे इनके बेकार जनता पे विश्वास कर रहे हैं, थोड़ी संवैधानिक संस्था पे भी विश्वास कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले जब आप जीतते थे तो आप तो संविधान की सारी व्यवस्था ठीक होती थी, चुनाव आयोग भी ठीक होता था, ईवीएम भी ठीक होता था। रमाकांत पांडे हमारे साथ, वो भी कह कि उनके नेता कह रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि 10% ज्यादा वोट डालना, क्योंकि 10% तो धांधली होती है। क्या कहेंगे रमाकांत जी? देखिए, अनिल मसीह का नाम आप शायद भूले नहीं होंगे, मैं याद दिलाना चाहता हूं, और किस प्रकार से कैमरे में वो वोटों को रिजेक्ट करते हुए पाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसके चुनाव को अयोग्य घोषित किया था, उनके द्वारा कराए गए चुनाव को, और फिर से चुनाव हुआ था और उसका परिणाम क्या हुआ था आपके सामने है। पुलिस के सामने पैसा बढ़ता है, चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने पैसा बढ़ता है, शिकायत की जाती है, उसके बावजूद उस गाड़ी की तलाशी नहीं ली जाती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जबरन उठा करके सवेरे थाने में बंद कर दिया जाता है, फिर रात को छोड़ दिया जाता है, चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाता है। तमाम तरह की चीजें हुई इस चुनाव में, हमने सबने देखा है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। कोमा में चला जाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई शिकायत लेके जाता है तो। ये देश का क्या बात करें, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज की है। देखिए अभी मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे देंगे, तो कृपया करके मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता एक कहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि मैंने मैडम सांसद को कहते अपने सांसद को कि मैडम आपको जिताने के लिए तो मैंने अकेले 15 वोट दिए थे। आपने भी सुना होगा मुकेश जी, आपने भी सुना होगा। ये चुनाव आयोग के कान में ये बात क्यों नहीं जाती है? चुनाव आयोग कहां चला जाता है जब चुनाव आयोग के पास लोग शिकायत करने जाते हैं? अरविंद केजरीवाल जी शिकायत करने गए, अखिलेश यादव जी ने शिकायत किया, आतिशी जी ने शिकायत किया, सब लोग शिकायत करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोमा में चला जाता है, सुनता नहीं है, किसी की शिकायत नहीं सुनता। तो ऐसे में अगर कोई कफन ले जाकर के दे दे चुनाव आयोग को तो क्या गलत हुआ? ये तो मरा हुआ चुनाव आयोग है। टीएन शेषन साहब होते तो ये चुनाव आयोग के अधिकारी आज जेल में होते। चलिए,
ठीक है, अश्वनी साई जी क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं पहले रमाकांत भाई का ही जवाब देता हूं। अभी यहीं पर इनके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जीरो टाइम में समय नहीं देता है, उसने समय दिया हमको, हम अपनी शिकायत लेकर गए। और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सुनता ही नहीं है। तो झूठ कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है, ये जनता आपके चैनल के माध्यम से दर्शक करेंगे। आता हूं भाई अशोक जी के उस बयान पर कि भाई देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है अश्वनी जी। ये वहां पर जो है कफन पेश किया है मुकेश जी, नेगेटिव एस्पेक्ट जो उन्होंने कहा है कफन, चुनाव आयोग मर गया है। इस बार ईवीएम बेवफा नहीं हुई, इस बार चुनाव आयोग ही मर गया। तो उसमें लेकिन हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, इसको छोड़िए, हार की हताशा में बहुत कुछ कर देते हैं लोग। हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। जब कोई युद्ध हारता है तो हारने लगता है, देखा कि अब खत्म हो रहे हैं, तो सफेद रुमाल दिखाया जाता था पहले, याद है कि हमने हथियार डाल दिए। तो ये हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं कि अखिलेश यादव जी ने हथियार डाल दिया, और वो भी देश की संसद के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिया कि हम चुनाव हार चुके हैं, अब एक बार काट की हांडी चढ़ गई थी। अब दूसरी बात पर आता हूं, जो आरोप लगाया था इन्होंने। अशोक जी, आप सज्जन आदमी हैं, सरल आदमी हैं, जब आप वक्तव्य देते हैं तो उस वक्तव्य के पीछे भी जाना चाहिए। आपके पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक इन्फ्लुएंसर ने राम बहोर पांडे नामक एक व्यक्ति जो वोट डालकर आए, उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया 2000 रुपए लीजिए और बताइए हम 6 वोट डालकर आए हैं। उन्होंने कहा हाँ हमने 6 वोट डाला है, हम मुसलमानों को वोट नहीं देंगे, हम ब्राह्मण हैं, सनातनी हैं, मुसलमानों को, यानी कि आपके दल को, नमाजवादियों को उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, आप सुन लीजिएगा। उनके परिवार में 6 वोट था, उन्होंने उस परिवार के 6 वोट का जिक्र किया कि हम 6 वोट देकर आ रहे हैं, स्पष्ट रूप से। तो आप जो है 2000 रुपए दिलवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर से, और उसका आईडी उनके मुंह में लगाकर कहलवा रहे हैं कि बोलिए कि हम 6 वोट देकर आ रहे हैं। तो इस चीज को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जान गए हैं, और एक बयान उनका पूरे सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक घूम रहा है, आप देख लीजिएगा। नहीं होगा अशोक भाई मैं आपको भेज दूंगा। इतनी नीचे तक गिर जाते हैं आप लोग, उसके बाद कहते हैं कि चुनाव आयोग मर गया है। भाई आपके अयोध्या नरेश कहां हैं? वो तो कह रहे थे, हमको लगता है मुकेश जी कि एक विधानसभा में उत्तर प्रदेश में लगभग 3 से 325, 350 बूथ होते हैं। 250 बूथों की शिकायत उनके पास पहुंच गई थी। आप चुनाव का बहिष्कार कर देते पहले, क्यों चुनाव लड़ रहे थे? आप कहते हम अपना नाम वापस ले रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव भी लड़ोगे, आप जो है वो आरोप भी लगाएंगे। अरे आपको काठ की हांडी ये चढ़ गई एक बार कि 37 सीट आप पा गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। जनता ने नकार दिया है, दिल्ली में रमाकांत जी की पार्टी को जनता ने नकार दिया है। आप सारे एग्जिट पोल जो देख रहे हैं वो किस पक्ष में जा रहे हैं, देखिए। 1100 रुपए हम इसलिए बांट रहे थे, कौन बांट रहा था? 1100 रुपए जनता ने नकार दिया है तो जूते कौन बांट रहा था? सोने की चेन दे रहे थे लोग, सोने की चेन वोट देने के लिए। अलमारी भेज रहे थे घरों में भैया, फ्रिज भेज रहे थे, टीवी भेज रहे थे, टीवी, मोबाइल के। रमाकांत जी शुरुआत तो आप ही लोगों ने की है ना, शुरुआत तो आप ही लोगों ने की है, शुरुआत तो आप ही लोगों ने की है ना। ठीक है रमाकांत जी, बीच में मत बोलिए। रमाकांत जी मैं आ जाऊंगा आपके पास दोबारा, अभी और भी हमारे साथ 2 गेस्ट हैं, लक्ष्मी जी भी हमारे साथ, लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अंदर जो है ना बोलता है और आप लोग लगातार बीच में बोलते हैं, ये जो है आम आदमी पार्टी वालों की निर्लज्जता है। मैं कहता हूँ रमाकांत जी कायदे से करते हैं, इनकी आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी के पास चलेंगे। लक्ष्मीकांत जी जुड़ गए कांग्रेस से। लक्ष्मीकांत जी, हालांकि मिल्कीपुर में या दिल्ली में कुछ आपकी पार्टी के लिए है नहीं, लेकिन आप लोग भी हमेशा ईवीएम का रोना रोते रहते हैं। अब जो है अखिलेश यादव ने कहा है कि कफन खरीद लेना चाहिए चुनाव आयोग के लिए। मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया, क्या इस तरीके से किसी संवैधानिक संस्था पे कफन की बात करना, वो भी पार्लियामेंट के भीतर में ले जाकर बोलना, किस तरीके का कृत्य है ये? आप क्या कांग्रेस को लगता है कांग्रेस साथ में है इनके, कांग्रेस भी समर्थन दे रहा है समाजवादी पार्टी की इस कृत्य को?
देखिए मुकेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको सभी साथियों का नमस्कार करता हूँ। थोड़ा लेट से जुड़ा हूँ, कहीं गया हुआ था। आपने पूछा, इसमें दो क्वेश्चन किए हैं, दो प्रश्न किए हैं आपने। पहला तो अखिलेश यादव जी का बयान और दूसरा कांग्रेस का स्टैंड। अभी तो अखिलेश यादव जी का बयान मैंने सुना है और यहाँ पर मैंने कुछ देखा है। अब एक बात देखिए कि अखिलेश यादव जी एक राजनीतिक दल के, बड़े राजनीतिक दल के नेता है। वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी वहां से मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सांसद हैं। तो देखिए, एक ऐसा आदमी अगर कोई आरोप लगाता है, कोई बात कहता है, उसकी बात में कुछ तो दम होता होगा। ऐसा तो नहीं कि जो भाजपा कहेगी या जो मोदी जी कहेंगे सिर्फ उसी बात में दम होगा, बाकी सारी खराब होंगी। तो इसलिए मेरा मानना ये है, जहां तक इसका मसला आता है चुनाव आयोग का, ये तो चुनाव आयोग के ऊपर तो चुनाव जो है प्रश्न चिन्ह आज से नहीं, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी आए और जब से ईवीएम का खेल इन्होंने शुरू किया है, तब से चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं और लगने मजबूरी है लगाना। क्या करेंगे आप? अब देखिए वोट कितनी होती है बूथ के ऊपर और निकलती ईवीएम में कितनी निकलती हैं। पोलिंग स्टेशन पे कुछ और आता है और ईवीएम से कुछ और। ये सारी चीजें आप टेलीविजन में तो बोल देते हैं, मीडिया में, लेकिन जब चुनाव आयोग बुलाता है आपको जाकर के साबित कीजिए तो कोई जाता नहीं है। अब क्या ये सब चीजें बहुत बार हो चुका है, चुनाव आयोग ने बहुत बार साफ कर दिया है। और आप जब सरकार बना लेते हैं तो ठीक होता है। आप कर्नाटक में ठीक था, राजस्थान 14 के बाद तो आप राजस्थान में भी सरकार बना लिए ना। मुकेश जी, आपकी दिक्कत एक बहुत बड़ी है। नहीं, दिक्कत मेरी नहीं है, दिक्कत ये है ना कि आप पुरानी बात बोलते हैं। इसमें कितनी बार बहस हो चुकी है, कितनी बार बहस हो चुकी है, नई बात कही है ना कोई। फिर मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप नई बात, हम हर एक बार सोचते हैं कि आप नई बात करेंगे, आप हमेशा पुरानी बात लेके चले आते हैं। नई बात कोई होगी तभी करेंगे ना, कि चुनाव आयोग ने जो धांधली नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर कर रहा है, इसमें नई बात क्या है? हर रोज ये तो होगा, हर चुनाव में जाइए ना आप लोग। कोर्ट क्यों जाते हैं? कोर्ट क्यों नहीं चले जाते भैया? क्यों नहीं चाहिए? जाइए ना कोर्ट में बोलिए जाकर के। अभी आप देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, अश्विनी भाई बोल रहे थे, आप बड़े आराम से सुन रहे थे। पता नहीं आपकी दिक्कत क्या है कि जब भी कोई दूसरा आदमी बोलता है आपको आप बीच में टोकते बहुत हो यार। अब सुन तो लीजिए ना। लक्ष्मीकांत सामने आ रही है, आप बार-बार एक ही बात कह रहे हैं। अरे साहब सुन मुकेश जी, अभी तो अगर कोई भाजपा का प्रवक्ता टोक, चलिए आप बोलिए बात। देखिए समय की कमी, आप पहली बात पूरी कीजिए। हाँ, नहीं समय की कमी हमारे टाइम में क्यों आती है, दूसरे के टाइम में क्यों नहीं आती है समय की कमी? मैंने कहा ना, आपने बुलाया, पूछ रहे, मेरे सवाल लीजिए, पहले जवाब लीजिए उस बात का कि चुनाव आयोग लगातार निष्पक्षता है वो कहीं ना कहीं उसकी दूर दूर तक नजर नहीं आती। क्यों? अब आपने कहा कि कांग्रेस जाती, कांग्रेस एक बार नहीं 10 दफा चुनाव आयोग जा चुकी है, पूरा विपक्ष मिलकर के जा चुका है। ईवीएम के बारे में हम कह चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग को एक रटा रटाया डायलॉग है कि जो मोदी जी कहेंगे वही होगा, उसी हिसाब से होगा। अच्छा, ये मोदी जी ये कहा है क्या? चुनाव आयोग का स्टेटमेंट है क्या? नहीं, आप ये चुनाव आयोग का स्टेटमेंट है क्या? नहीं, आप भी बोलेंगे, बोलने नहीं देते आप। कुछ भी बोलने के लिए थोड़ी है यहाँ पे। नहीं, चुनाव आयोग का स्टेटमेंट है क्या कि मोदी जी जो कहेंगे वही सही है? नहीं, इस तरीके से बात नहीं चलती है ना। अरे नहीं, आप क्या कुछ भी बुलाएंगे तो आप कुछ भी बोल लेंगे क्या? आप प्रवक्ता है, अपनी बात कहिए ना। ये बात आप ओन करते हैं इस बात को? नहीं, आप इस बात को ओन करते हैं कि चुनाव आयोग ने मोदी जी का नाम लेके कहा है कि जो मोदी जी कहेंगे वही बोलेंगे, हम वही करेंगे। बोला है क्या चुनाव आयोग ने? तो फिर इस तरीके की बात क्यों करते हैं? चलिए ठीक है, हो गया टर्म आपका। चलिए ठीक है। हमारे साथ रमाकांत सुरेंद्र स्वामी जी हैं हमारे साथ, बहुत देर से सुन रहे हैं आप सारे लोगों को। नहीं ठीक है, आप इस तरीके की बात करेंगे तो प्लीज सुरेंद्र स्वामी जी, आप सबकी बात आप सुन रहे हैं। क्या जो आरोप लगाया गया है और आज जो अखिलेश यादव जी ने जो किया पार्लियामेंट में, किस तरीके से आप देखते हैं पूरी प्रक्रिया को, पूरी घटनाक्रम को? देखिए मुकेश जी, जो उपचुनाव होते हैं उनमें ज्यादातर एक ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वही उपचुनाव जीतती है। अशोक तिवारी जी भी इस बात को जानते हैं और इसीलिए लोग उपचुनाव को बहुत सीरियसली लेते भी नहीं है। जब उपचुनाव पहले हुए थे यूपी में, जिसमें से 9 में से 7 सीटें भाजपा ने जीती थी, तो उस समय इन्होंने, मतलब ठीक है शिकायत करना विपक्ष का है, किसी को भी कुछ भी हो वो तो उनको बोलने का अपना अधिकार है, लेकिन वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना। 9 में से 7 सीटें भाजपा और आरएलडी जीत गए, फिर भी मुद्दा नहीं बना। कुंदर की जैसी मुस्लिम सीट में इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, फिर भी मुद्दा नहीं बना। अभी क्या प्रॉब्लम है आप समझिए इस बात को। प्रॉब्लम ये है कि फैजाबाद की लोकसभा सीट में अयोध्या आती है, वो सीट लोकसभा में भाजपा हार गई। तो इन्होंने, मतलब मंदिर तो गए ही नहीं, राम को तो नकारा ही इन्होंने, लेकिन इतना ही नहीं, भगवान राम को के मुकाबले में इन्होंने एक पोस्टर बॉय बना दिए अवधेश प्रसाद जी,
और उनको सब लगे सीने पे लगाए चिपकाए फिरते थे कि भाई यही राजा अवधेश है। मतलब उनको ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अयोध्या के तो ये नरेश है, और सब जगह सीट पे साथ बिठाना, फर्स्ट टाइम एमपी को सब जगह ले जाना। राहुल गांधी भी यही कहते थे, भाई देखिए ये हैं, यही राम है, मतलब उनको राम भी कहना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि एक प्रेस्टीज का इशू बन गया, और वो जो मिल्कीपुर की सीट है, वो सीट हारने का मतलब है अखिलेश ने जो एक पोस्टर बॉय निकाल करके जो एक प्रचार किया था, उसकी हवा निकल जानी है। उनका वो पोस्टर बॉय कहीं मिलेगा नहीं आपको देखने के लिए। लोकसभा में आएगा तो टोपी उतार के नीचे मुंह ढक के बैठेगा, क्योंकि न तो अब वो राजा अवधेश रहेगा, न वो राजा राम रहेगा। यही इशू है, सबसे बड़ा जो इशू है मिल्कीपुर की सीट को लेकर के, जो इतनी बौखलाहट है, उसके पीछे ये है कि जिस राम को ये कहते थे कि भाई भगवान राम ने ही बीजेपी को हराया है, राम नहीं है, राम की कोई अस्तित्व नहीं है, और असली राम तो अवधेश प्रसाद है, तो वो उनका बेटा है। मतलब इतना ही नहीं है कि भाई अवधेश राजा अवधेश है, बल्कि उनका बेटा है जो चुनाव मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ा है। तो ये जितनी बौखलाहट, जितनी परेशानी, जितना है, वो सब उसका मुख्य कारण यही है। एक बात। दूसरी बात यह है कफन ले जाने की बात। देखिए, जो ये राजनीति के जो ये नए फैमिली के जो लीडर्स आए हैं, चाहे आप तेजस्वी को देख लीजिए, चाहे आप अखिलेश को देख लीजिए, चाहे आप कोई भी ये जनरेशन जो आ रही है, तो ये तो मतलब इनकी भाषा पे, इस पे तो कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। यही सब चल रहा है, उस पर आप क्या करेंगे? मतलब घर में जैसे बच्चे हो गए तो हो गए, अब आप उनको क्या कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है मुकेश जी, और मैं तिवाड़ी जी मुझसे सहमत होंगे, कि आप किसी के लिए बदनीयती से गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए पहले खाई खुदती है। अब ये चुनाव आयोग पर कफन डालने के लिए लोकसभा में गए हैं। वैसे जाना तो इनको चुनाव आयोग पे चाहिए था, और थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था ताकि बिल्डिंग ढक देते। बिल्डिंग भी नहीं ढकते तो कम से कम जो बाहर लगा है राष्ट्रीय चुनाव आयोग का बोर्ड, उसी को ढकाते। तो ये पहुंच गए पार्लियामेंट। अब वो पार्लियामेंट में तो गिरेगा नहीं वो कफन। अब वो कफन जो एक बार खरीद लिया, उसको तो जगह चाहिए ना, कहीं ना कहीं पे तो गिरना है उसको। अब वो कहाँ गिरेगा? तो हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि भाई आपने गड्ढा खोदा है, आपको खाई मिलेगी। आप कफन ले गए, कफन को मुर्दा नहीं मिला, तो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, वो कफन किसी पे तो जाएगा ना। तो ये इस तरह की बात है, ये एक आम। और दूसरी बात, ये क्यों जीतती है सत्ताधारी पार्टियां उपचुनाव में? क्योंकि वो सत्ता में होती है। सत्ता का तो जो भी है उनका एक, लोग भी जानते हैं कि भाई इसमें तो कोई सत्ता तो बदलेगी नहीं, तो अगर हम सत्ताधारी को जिताएंगे तो हमारे आगे काम। मतलब खाली ये नहीं कि वो मिसयूज करते हैं पावर, लोग भी समझते हैं कि भाई चलो अब सत्ताधारी पार्टी है, इसी के साथ लग लो, फिर अगले चुनाव में देखेंगे। तो ये एक बहुत आम सी बात है। पूरे देश का इतिहास आप देख लीजिए, उपचुनाव में ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी जीतती है। लेकिन मिल्कीपुर इश्यू जो बना वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। अब आप आइए जो आम आदमी पार्टी पर। देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी की तो राजनीति यही है, ब्लफ की, ब्लैकमेलिंग की, झूठ की, और मतलब बिल्कुल क्या कहे। आपको ध्यान है गुजरात का चुनाव? बिल्कुल। आईबी ने मुझे बताया है, मैं तो होम मिनिस्ट्री में रहा हूं जी, आईबी ने मुझे बताया है 90 सीटें आ रही हैं हमारी, बस थोड़ा सा जोर लगा दो, सरकार बन जाएगी हमारी। अरे आईबी ने उनको बता दिया 90 सीट आ रही है। आप सोचो, और कितनी सीट आई? 5 सीटें आई। यहां भी इन्होंने क्या कहा? अरे भाई ईवीएम में ऐसी गड़बड़ की गई है कि 10% तक का वोट शिफ्ट होगा, तो आप ऐसा करना, मुझे 15% देना। और जब हम आपसे डिस्कस करते थे तभी हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी का चुनाव बिखरा हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां जाएं कहां नहीं जाएं, और इसलिए रोज एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, वो नैरेटिव बन नहीं रहा है। और आज तो एक्सेस माई इंडिया का भी आगे आपने देखा होगा रिजल्ट, आपको तो मालूम हो गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तो इनकी राजनीति है केजरीवाल जी की। हर आदमी चोर है, हर आदमी बेईमान है, हर आदमी रिश्वत ले रहा है, हर आदमी जूते बांट रहा है, हर आदमी हमारे लोगों को खरीद रहा है। बिल्कुल। पहले भी कहते थे कितने 8-8 करोड़ 10 करोड़ बोले थे, अब 15 करोड़ में खरीद रहा है।
तो यही बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी आपको रोकना चाहेंगे, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा जो है वो जारी रहेगी, और हम जो दूसरे क्रम में आएंगे ब्रेक के बाद जो आएंगे उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि क्या जो बातें दिल्ली के लिए, मिल्कीपुर के लिए तो बात साफ हो गई है। चर्चा जारी रहेगी। हमारे फाइनलिस्ट बने हुए हैं। एक बार मैं अशोक तिवारी जी के पास जाऊँगा, उसके बाद रमाकांत जी के पास, फिर लक्ष्मीकांत जी के पास। एक चीज़ अशोक तिवारी जी, अक्सर अशोक तिवारी जी शायद निकल गए हैं, मैं रमाकांत जी के पास जाऊँगा। रमाकांत जी, जिस तरीके से बात होती है कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद, यानी मतदान खत्म हो जाने और मतगणना के बीच का जो समय होता है, लोग साइलेंट रहते हैं, कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आप ईवीएम को कोस रहे हैं और अगर मान लीजिए जीत हो गई तो फिर उसी ईवीएम को आपको सही कहना होगा। लेकिन बीच में ही आप लोग आरोप लगाने लगे हैं, क्या ये माना जाए कि आप लोग हार मान चुके हैं? मुकेश जी देखिए, हम लोग कहां बोल रहे हैं कि हम हार मान गए हैं, और आरोप क्या, अगर सच बोलना आरोप लगाना है तो भाई यही सही। हम इतने बड़े अपराधी हो गए कि सच बोल दे तो अपराधी हो गए। नहीं, मैं एक कॉमन परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं। देखिए अभी एक दिन के बाद भी बोल सकते थे ना, अब तो कुछ फेरबदल नहीं हो सकता, अब तो कुछ फेरबदल नहीं हो सकता ना मुकेश जी फेरबदल नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स जो हमारे लोग बूथ में बैठे थे उन्होंने नोट किया है कि बैटरी कितने % थी, कौन से मशीन। अरे इसमें भी तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है सर, आप लोग जो है। अरे साहब, चुनाव आयोग ही तो चुनाव आयोग है जो भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। आपने नहीं देखा है किसकी फोटो आ रही थी कैमरे पे, हजार रुपए बांटते हुए, जूता बांटते हुए, बांटते हुए, साड़ी बांटते हुए। अरे वो आप सब राजनीतिक पार्टियां करते हैं भाई, ये मैं इस पे नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता और ना ही मैं कहता कि वो ऐसा नहीं किया गया, सबने किया है। अरे आपकी पार्टी के जो नेता है उन्होंने भी किया, बीजेपी वालों ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, कौन नहीं करता है? अरे सब करते हैं भाई साहब, ये तो रिकॉर्ड पे है। मेरी बातों पे आपत्ति अगर भाजपा प्रवक्ता लगाए तो बात समझ में आती है, आपका आपत्ति नहीं, मैं कह रहा हूँ सब करते हैं, ये आपकी पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, इस पे चर्चा नहीं है। आप जो बैटरी वाली जो बात आपने कही ना, आपने रमाकांत जी आपने बैटरी वाली जो बात कही ना, मैं उस पे कह रहा हूँ वो सारी चीजें चुनाव आयोग साफ कर चुकी है, उस पे कोई सच्चाई नहीं है उन सब चीजों में। ठीक है अश्वनी जी जवाब दे रहे हैं। अश्वनी जी उंगली हाथ उठाए जी, अश्वनी जी। जी देखिए जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, बिना मतलब में वो धप्पा वाला बात है ना कि खो खो खेलते हैं, पीछे से जो है धप्पा लगा के भाग जाते हैं, सबूत नहीं दे पाते हैं। अभी 3 दिन पहले, चुनाव के 3 दिन पहले एक व्यक्ति 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया, आतिशी जी का करीबी था वो। अब वो 5 लाख रुपया कहां से आया, वो कहां से लेकर आया था, कैसे बांट रहा था, उसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग तक गई है। तो इन लोग अपने गिरेबान में झांकते नहीं। अब 15 करोड़ का संजय सिंह, ये कैसे 7 सीट, उनको कैसे पता है कि हमारे सारे विधायक जीत रहे हैं? उनको ये भी है कि 7 विधायक जीत रहे हैं, 15 करोड़ की बात हो गई है। लेकिन जब मांगा जाएगा, आतिशी जी से सबूत मांगा गया था कुछ दिन पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी, वो सबूत नहीं दे पाई थी कि भाई आरोप तो आपने लगा दिया था, किसने आपको धमकाया, किसने क्या किया, कौन विधायक था, कोई सबूत नहीं दे पाए, किसी चीज का सबूत नहीं दे पाए, चाहे शीला दीक्षित के खिलाफ रहा हो और चाहे आज का रहा हो, कभी सबूत नहीं दे पाए हैं। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ। आज स्थिति यह है कि इनको ये लग गया है कि बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। जितनी तेजी से ये राष्ट्रीय दल बने थे, इनका भी विलुप्त होना तय है। आने वाले 5 सालों में देखिएगा आम आदमी पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इन लोगों में लूट, भ्रष्टाचार, जो चीजें आ गई थी, गुंडागर्दी, सभी बीजेपी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, अब आप मुक्त भारत कह रहे हैं। लुप्त मैंने लुप्त कहा, जैसे गलत बात है, आपने मुझे समय नहीं दिया। ठीक है रमाकांत जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, मैं लक्ष्मीकांत जी के पास जा रहा था, लेकिन पहले आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है अब एक बार लक्ष्मीकांत जी से पहले थोड़ा सा रमाकांत जी को पूरा कर लेते हैं बात। जी बोलिए रमाकांत जी, आपकी आवाज पार्टी के ऊपर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, बोल के बात दूसरे की लगा रहे हैं। आप इनसे पूछिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो काम कहा था। अश्वनी जी आप सत्ता पक्ष है, थोड़ा सुन लीजिए। आप अच्छे धन की बात कही थी, काला धन की बात कही थी, तमाम तरह की बातें कही थी। ये कहते हैं कि विधायकों के तोड़ने के आरोप झूठे हैं। अरे अभी 7-8 लोग 7-8 लोगों को माला पहनाकर के किसने स्वागत किया? चलिए ठीक है, इस पे बात हो चुकी है, इसमें साफ हो चुका है। लक्ष्मी, हमारे पास समय की कमी, मैं लक्ष्मीकांत जी के पास आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगा। लक्ष्मीकांत जी। मुकेश जी देखिए, डिबेट का मामला जो है वो एक बयान को लेकर के था, और सबसे बड़ा मसला है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, उस बात का मामला है।
सवाल ये था कि क्या अखिलेश जी का बयान सही है, कैसा है, क्या कहता, आपने पूछा कांग्रेस के क्या स्टैंड है। देखिए, एक संवैधानिक संस्था है, सबको पता है, इसमें कोई ऐसा इंसान है जिसको नहीं मालूम होगा। लेकिन उस संवैधानिक संस्था पर जब लगातार सवाल उठाए जाते हैं, जब हर दल उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है, आपने बड़ी आसानी से एक बात कह दी कि कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, आप पार्टी ने भी किया। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ही है भाई साहब, कि आप ये बताइए, आप क्या सबूत चाहिए आपको कि प्रवेश वर्मा 1100 रुपए कैमरे पर बांटते हुए पकड़े जाते हैं और चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता? ये इससे ज्यादा सबूत आपको क्या चाहिए कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है? भाई साहब, तभी जब वो बांटते हुए पकड़े गए थे तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। अब चुनाव की घोषणा के पहले की बात है। वो किसी को पैसा दे रहे हैं, उनका पैसा है, किसी को भेजे अधिकारियों के सामने भैया कार और कोई सबूत में पैसा भरा हुआ मिलता है, क्या कोई सबूत उसका नहीं था कि वो बांट रहे थे। और वो चुनाव घोषणा के पहले की बात थी, चुनाव घोषणा की पहले की बात थी। चुनाव के समय के वीडियो भेज दो, पैसे बांटते हुए, जूते पहनाते हुए, आचार संहिता लगे हुए के समय में वीडियो भेज दो। अरे भाई, कहाँ से आया पैसा? आपको कह रहे हो उनके पास पैसा क्यों नहीं हो सकता? उनका आप जाकर के देखिए, वो करोड़पति आदमी है, उन्होंने तो अपना बाकायदा शपथ पत्र दिया है ना चुनाव आयोग को। भाजपा के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी वाले तो हैं ही। चलिए ठीक है सर, अब हमारे पास समय की कमी है। कल का वक्त है, उसके बाद 8 तारीख को भी आप लोगों से मिलेंगे और जब परिणाम आएगा तो शायद आप लोग इस पे अपनी बात जो है, जो अभी कह रहे हैं, शायद उसी पे कायम रहे या उसको बदल भी सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र स्वामी जी, आपसे कम समय आपको दिया, इसलिए आपको भी धन्यवाद क्षमा मांगते हुए। उसके बाद अश्वनी शाही जी, उनका भी, लक्ष्मीकांत जी आपका भी, रमाकांत पटेल जी आपका, और जो हमारे साथ अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें आपने साझा की। लेकिन अभी परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन परिणाम से पहले जिस तरीके से ईवीएम और चुनाव आयोग पे आरोप लगाए जा रहे हैं ना, हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी की जा रही है, उससे साफ है कि जो एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल से विपक्ष जो है सहमत है। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इस बार जो है वही चीज होगी, वही जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।